नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग हिंदी विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने हिंदी विषय के लिए 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ये आज हमारा थर्ड क्वेश्चन पेपर है। बच्चों आज हमारा ये थर्ड क्वेश्चन पेपर है। आज बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और साथ साथ में आपको बच्चों कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर कट जाते हैं। बच्चों इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, जिसको बच्चों आप लोग देख लेना इस वीडियो के बाद में। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होना चाहिए। सभी बच्चों का ये टारगेट होना चाहिए। आप सभी बच्चों लोग मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि सर मेरा ये टारगेट है, मैं हर एक विषय में हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही करके दिखाऊंगा। ठीक है, तभी बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे बढ़िया नंबर आप ही के ही आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी MCQ करवाते हैं ये बच्चों सभी के सभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला आंसर है गुनाहों का देवता के रचयिता कौन है। बच्चों आपका सही जवाब होगा धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नर से नारायण रचना के लेखक हैं, तो आपका हो जाएगा गुलाब राय। क्या हो जाएगा? गुलाब राय। प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो यहाँ पर आपके मुंशी प्रेमचंद भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, धर्मवीर भारती भी हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। यात्रा व्रत के लेखक हैं, यात्रा व्रत के लेखक हैं, तो बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ये सभी। पद के साथी किस विधा की रचना है, तो आपका सही जवाब होगा संस्मरण। क्या होगा? संस्मरण। मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं, तो ये बच्चों आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छत्रसाल शक के रचयिता कौन है, तो इसका बच्चों आपका सही आंसर होगा भूषण जी। ठीक है, भूषण जी। ये बच्चों रचना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि कला पक्ष की प्रधानता प्रधान प्रवृत्ति है, तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर होगा रीति काल की ये विशेषता है। प्रकृति का मानवीकरण प्रधान प्रवृत्ति है, तो ये बच्चों आपकी छायावाद युग की है। ठीक है, छायावाद युग की है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, तो बच्चों प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। नाना वाहन नाना वेशा विषय शिव समाज निज देखा, पंक्ति में कौन सा रस है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो पंक्ति में आपका हास्य रस है। क्या है? हास्य रस है। ठीक है। इसके बाद जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो जो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जीती जाती हुई जिन्होंने भरतबाजी निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल खुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जाजी, हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूतूप शिवाजी,
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों इसमें आपका रोला छंद है। अनु उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो अनु उपसर्ग का अर्थ है, तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा पीछे। क्या हो जाएगा? पीछे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, त्वया पद युष्मत शब्द का कौन सा रूप है? तो त्वया पद युष्मत शब्द का कौन सा रूप है? वो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवरात्रियों का समूह कौन सा समास है? वो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास है। इसके बाद जो आपका शब्द है इसमें आपका इसको बच्चों आपका तत्सम शब्द आपको बताना है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। यह वाक्य की रचना दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है वो यहाँ पर आपको बताना है। ये बच्चों आपका एक सिंपल वाक्य है। दर्द के निवारण वह खड़ा नहीं हुआ। दर्द के कारण वह खड़ा नहीं हुआ, इस वाक्य का भाववाच्य रूप क्या होगा? दर्द के कारण उसे खड़ा नहीं हुआ पाया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह हमेशा सच बोलता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं वह हमेशा सच बोलता है। तो वाक्य में रेखांकित पद हमेशा का रेखांकित पद परिचय क्या होगा? तो बच्चों आपका अव्यय है। इसके बाद यहाँ पर आपका कालवाचक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बच्चों आपको सारे एमसीक्यू तैयार कर लेने हैं कि बच्चों सारे के सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। इसके बाद बच्चों आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है, वर्णनात्मक प्रश्न बच्चों आपको चाहे अथवा वाला हो चाहे ये वाला हो, इसमें बच्चों आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम अगर आपने सही लिख दिया तो बच्चों 100% आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। जो कॉपी चेक करते हैं बच्चों बेसिक रूप से इतना ही देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब यही है, हमारे देश का प्राण क्या है? रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में व्यक्त कर देना है, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है। इसके बाद बच्चों अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मनुष्य दुख को क्यों नहीं भोगता है? क्यों भोगता है? रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। वो जो सबसे पहले आपका मेन काम रहेगा कि पाठ का नाम इसके क्या है और इसके कवि का क्या नाम है। अगर आपने ये 2 चीज़ें सही लिख दी तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके प्रॉपरली वो आंसर को पढ़ पाएँ। वो सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ें ही देखते हैं। अगर आपने वो चीज़ें सही लिखी हैं तो उनको भरोसा हो जाता है कि बच्चे के पास एक प्रॉपर नॉलेज है, तो वो कहीं ना कहीं आपको पूरे मार्क्स 100% दे देता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहले यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश में मधुकर शब्द के लिए कौन सा मतलब किसके लिए प्रयुक्त हुआ वो यहाँ पर आपको बताना है। रेखांकित अंश की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी, मतलब कि आपको अपने शब्दों में उसका वर्णन करके लिख देना होता है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सेम वही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ मतलब कि पाठ का नाम और आपको यहाँ पर कवि का नाम सही से लिखना है। ठीक है बच्चों, आप बच्चों सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, गद्यांश का भी और पद्यांश का भी, इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तभी बच्चों आपकी तैयारी अच्छी सी हो जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कवयित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। रेखांकित पंक्तियों की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना होगा, फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है बच्चों यहाँ पर आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा पाठ का नाम, कि पाठ का क्या नाम है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको बताना होगा संदर्भ में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको जो आसान लगे वही वाला आपको एग्जाम में कर देना है। इसके बाद बच्चों दिए गए संस्कृत
गद्यांश में से आपको किसी एक का आपको यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पर जो आपको श्लोक दिए गए हैं इनका बच्चों आपको हिंदी में अनुवाद करना, जो भी आपको यहाँ पर आसान लगे वो यहाँ पर आपको कर देना है। इसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जो भी बच्चों आपका जिले वाइज, जो भी आपका जिलेवार, जो भी आपका खंड काव्य निर्धारित हो वही वाला आपको यहाँ पर करना होता है। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना अपना जिला बताएंगे कि आपका क्या जिला है। ठीक है, जो बच्चों यहाँ पर आपका जिले वाइज जो भी आपका हो वैसे उसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। बच्चों लगभग में आपको 2 से या 2.5 पेज का यहाँ पर जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ये तभी संभव है जब यहाँ पर आप जीवन परिचय हेडिंग बनाकर लिखेंगे, तभी यहाँ पर आप 2 से 2.5 पेज भर पाएंगे। और बच्चों साथ में आपको ध्यान रखना है कम से कम आपको किसी भी लेखक की 10 रचनाएं लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। बच्चों आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेम आपका इसी में आपके जो कवि है इसमें बच्चों आपका सेम वही रहेगा। आपको लगभग में 10 रचनाएं लिखनी पड़ेंगी। बच्चों आपको हेडिंग बनाकर लिखना पड़ेगा, तभी बच्चों आप 2 से 2.5 पेज का यहाँ पर जीवन परिचय लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, और बच्चों हिंदी के पेपर में आपको थोड़ा सा स्पीड बनाकर लिखना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपने पाठ पुस्तक में से किसी कंठस्थ श्लोक का यहाँ पर आपको लिखना है जो बच्चों आपके इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। अपने भाई की शादी में आमंत्रित हेतु अपने मित्र को यहाँ पर पत्र लिखना है, अथवा में कह रहे हैं कि 2 दिन अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। काफ़ी आसान इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर बच्चों आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको आसान लगे वो बच्चों यहाँ पर आपको केवल और केवल 2 प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको संस्कृत भाषा में देने। बच्चों काफ़ी आसान होते हैं, इनको आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। बच्चों आपका निबंध 7 नंबर का है। तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको एग्जाम में हमेशा वही निबंध लिखना है जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना पाएँ। आपको हमेशा वही वाला निबंध आपको चूज करना है जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना पाएँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको वही वाला निबंध चूज करना है जिस पर आप अधिक हेडिंग बना पाएँ। और बच्चों आपको ध्यान रखना है आपको हेडिंग बनाकर ही लगभग बच्चों आपको 3 से 3.5 पेज का निबंध लिखना पड़ेगा, तभी आपको 7 नंबर मिल पाएंगे। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये आज हमारा 3rd क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, वो जो 3rd क्वेश्चन पेपर था बच्चों, इससे पहले मैंने 1st and 2nd क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, फिर आपका 6, 5, फिर 6, आपका 7, फिर 8, फिर आपका 9, फिर आपका 10। ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाएंगे, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों 100% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।